नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मोदी सरनेम केस की सुप्रीम कोर्ट में 4 अगस्त को सुनवाई होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से पूर्णेश मोदी के हलफनामा के जवाब में एक हलफनामा दायर किया गया है। हलफनामा में राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है कि उन्हें अहंकारी कहने पर पूर्णेश मोदी की प्रतिक्रिया निंदनीय है। अहंकारी जैसे निंदनीय शब्दों का उपयोग केवल इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में लिखा है कि उन्होंने हमेशा कहा है कि वो इस मामले में दोषी नहीं हैं और ये सजा बरकरार रखने लायक नहीं है। हलफनामे के अनुसार अगर उन्हें माफी मांगनी होती और सजा को कम करवाना होता तो ऐसा वो पहले ही कर चुके होते। इसमें कहा गया है कि शिकायतकर्ता गुजरात के विधायक पूर्णेश ईश्वर भाई मोदी ने सुप्रीम कोर्ट को दिए अपने जवाब में राहुल गांधी का जिक्र करते समय अहंकारी शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। आपराधिक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हुए और जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत राहुल गांधी पर बिना किसी गलती के माफी मांगने का दबाव डाला जा रहा है, जो कि न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इसे कोर्ट को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हलफनामे में कहा गया है कि बहुत मामूली अपराध को देखते हुए ये बहुत असाधारण मामला है और एक चुने हुए सांसद के रूप में याचिकाकर्ता को अपूर्णीय क्षति हुई है। राहुल गांधी ने हलफनामे में कहा, इसलिए अपील है कि याचिकाकर्ता यानी राहुल गांधी की सजा पर स्टे दिया जाए ताकि वो लोकसभा के मौजूदा और आगे आने वाले सत्रों में हिस्सा ले सकें। राजस्थान सरकार के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में राजनीतिक भूचाल लाने वाली लाल डायरी के कथित तौर पर 3 पन्ने सार्वजनिक कर दिए हैं। जयपुर में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुड़ा ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी और राजस्थान पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने इन पन्नों में मुख्यमंत्री के बेटे और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव भवानी सामोता सहित अन्य लोगों के बीच लेन देन का जिक्र किया है। गुड़ा ने आरोप लगाया है कि मैं सरकार को नहीं बल्कि सरकार मुझे ब्लैकमेल कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि इस डायरी में मुख्यमंत्री के करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के हाथों की लिखावट है। डायरी के कुछ पन्ने गायब हैं, लेकिन मेरे पास जो पन्ने हैं वो उसे मैं जारी करूंगा। उनका दावा है कि डायरी में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के लेन देन की बातें कोड वर्ड में लिखी हुई हैं और वैभव गहलोत सहित सीएम के सचिव के बारे में भी लिखा हुआ है। बता दें, राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा और उनकी लाल डायरी पिछले महीने से ही राजनीतिक हलके में सुर्खियां बटोर रही है। हरियाणा के नूंह में हिंसा को लेकर मानेसर में धारा 144 लागू होने के बावजूद एक मंदिर में पंचायत का आयोजन किया गया। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार गुड़गांव के मानेसर में धारा 144 लागू होने के बावजूद बुधवार को विश्व हिंदू परिषद और इसके अन्य सहयोगी संगठनों ने एक मीटिंग की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए। इस बारे में मानेसर एसएचओ ने कहा कि पंचायत वालों के पास कुछ तो होगा जो पंचायत की जा रही है। मानेसर में मंदिर में हुई इस मीटिंग की अगुवाई विश्व हिंदू परिषद से जुड़े देवेंद्र यादव ने की। इस दौरान मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अजय कुमार को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें 31 जुलाई को नूंह में ब्रजमंडल यात्रा के दौरान एक विशेष समुदाय पर हिंसा करने का आरोप लगाया गया है। टीएमसी नेता साकेत गोखले ने मोनू मानेसर को लेकर ट्वीट कर कहा है कि कहां है मोनू मानेसर, वो अपराधी जो हरियाणा को जलाने का मूल कारण है। बीजेपी के हरियाणा पुलिस का दावा है कि वो उसे ढूंढ नहीं पा रही है। भाजपा का सहयोगी संगठन वीएचपी पुलिस के सामने हथियारों के साथ जुलूस निकाल रहा है और धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन कर रहा है। बीजेपी नेता और मंत्री कार्रवाई करने के बजाय सांप्रदायिक जहर फैलाने में लगे हुए हैं। क्या बंदूकें और हथियार रखने वाले कितने वीएचपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है? और अगर हरियाणा पुलिस अक्षम है तो अमित शाह सीबीआई को कहां छिपा रहे हैं? क्या सीबीआई अपराधियों पर नजर रखने के लिए है या विशेष रूप से विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए आरक्षित है? हरियाणा में जो हो रहा है वो भाजपा प्रायोजित है, बिल्कुल मणिपुर की तरह, और इसीलिए पीएम मोदी हमेशा से चुप रह रहे हैं। हरियाणा के नूंह में हिंसा हो रही है और इसका असर आसपास की जगहों पर भी पड़ रहा है। इस बीच नूंह हिंसा को लेकर दायर याचिकाओं की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बड़ा कदम उठाया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने नूंह हिंसा की सुनवाई के लिए जम्मू कश्मीर से जुड़े आर्टिकल 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कुछ देर के लिए रोक दी। सीजेआई ने नूंह में हुए दंगों पर दायर याचिका पर तत्काल सुनवाई की व्यवस्था की। दरअसल वीएचपी और बजरंग दल की रैलियों को रोकवाने के लिए सुबह से ही याचिकाकर्ता का वकील सीयू सिंह सुप्रीम कोर्ट में सक्रिय नजर आए। उन्होंने 2 बार चीफ जस्टिस से आज ही सुनवाई का अनुरोध किया। पहले सुबह ही सीजेआई से मामले पर विचार करने का अनुरोध किया गया, तो फिर दोपहर के भोजन के समय सीयू सिंह ने मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग को दोहराया। जवाब में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़, जो कि संविधान पीठ का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने चैम्बर में जाकर अर्जी से संबंधी कागजात देखे। इसके बाद उन्होंने तीसरे नंबर के सीनियर जज जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की स्पेशल बेंच बना दी। साथ ही रजिस्ट्री को 2 बजे ही मामले की सुनवाई के लिए लिस्ट करने का आदेश दिया।
इसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस SBN भट्टी की स्पेशल बेंच ने नूह मामले की सुनवाई शुरू की, जो करीब 2:15 तक चली। तब तक संविधान पीठ के बाकी 4 जज इंतजार करते रहे। संविधान पीठ ने दोपहर 2:20 पर अनुच्छेद 370 पर फिर से सुनवाई शुरू की। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यवाही से जुड़े एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि उन्हें अभी भी याचिका की कॉपी मिली है, वो उसे पढ़ भी नहीं पाए हैं। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा कि वो और जस्टिस भट्टी भी याचिका को पढ़ नहीं पाए हैं, इसलिए सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी। जज ने कहा, फिलहाल ये निर्देश दिया जा रहा है कि हेट स्पीच से जुड़े पिछले आदेश का पालन इस मामले में भी सुनिश्चित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रैलियों पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। ये रैली हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के खिलाफ बुलाई गई है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के जरिए इन रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया कि यह ध्यान रखा जाए कि रैली में हेट स्पीच ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों से तय करने को कहा कि रैलियों में किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई नफरत भरा भाषण ना हो या हिंसा या संपत्ति को नुकसान ना हो। जहां जरूरत हो वहां अतिरिक्त बल तैनात करें और सभी संवेदनशील क्षेत्रों पर घटनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग करें। अदालत ने दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, यूपी, हरियाणा की सरकारों को ये निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति SV भट्टी की पीठ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही अक्टूबर 2022 और अप्रैल 2023 में आदेश पारित कर पुलिस को नफरत भरे भाषणों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR दर्ज करने का निर्देश दे चुका है। इसलिए अधिकारी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं। वहीं याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील चंद्र सिंह ने कहा कि नूह में हुई घटनाओं के विरोध में व्हीप बजरंग दल द्वारा NCR के विभिन्न हिस्सों में 23 मार्च की घोषणा की गई है। पीठ के सवाल पर कि क्या कोई नफरत फैलाने वाला भाषण दिया गया, सिंह ने हाँ में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि आज पूर्वाह्न दिल्ली NCR में हो चुकी रैलियों में नफरत भरे भाषण दिए गए और आज संवेदनशील इलाकों में और रैलियां होने वाली हैं। इसके बाद अदालत ने कहा कि अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतनी चाहिए कि कोई हिंसा ना हो और कोई नफरत भरे भाषण न दिए जाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आज कहा कि राजस्थान सरकार मोनू मानेसर पर कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा, जहां तक मोनू मानेसर का सवाल है, उसके खिलाफ पिछला केस राजस्थान सरकार ने दर्ज किया। राजस्थान सरकार को हमने कहा है कि जिस तरह की मदद की जरूरत होगी हम करेंगे। उन्होंने कहा कि राजस्थान पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो कहाँ है, हमारे पास कोई इनपुट अभी भी नहीं है। उनके पास है या नहीं हम नहीं कह सकते हैं। राजस्थान पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। वहीं बुधवार को ही गुरुग्राम के ACP वरुण दहिया ने मोनू मानेसर को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा था कि गुरुग्राम पुलिस इस मामले में जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेगी। बता दें, नूह में सोमवार को हुई हिंसा के बाद से मोनू मानेसर का नाम चर्चा में है। नूह में जिस ब्रजमंडल यात्रा के दौरान 2 समुदायों में टकराव हुआ था, उसे लेकर मोनू का एक वीडियो वायरल हुआ था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि यात्रा में मोनू मानेसर को शामिल होने से नूह के लोग नाराज थे। बता दें, मोनू मानेसर खुद को बजरंग दल का गौरक्षक प्रांत प्रमुख बताता है। फरवरी में राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले जुनैद और नासिर के जले हुए शव हरियाणा के भिवानी में मिले थे। इस हत्या के FIR में मुख्य अभियुक्त मोनू मानेसर था। तब हरियाणा पुलिस ने कहा था कि वो फरार है और उनकी तलाश जारी है। राजस्थान पुलिस की एक टीम भी भिवानी पहुंची थी, लेकिन उसे भी खाली हाथ लौटना पड़ा था। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ट्वीट कर कहा है कि मैं किसी भी कीमत पर प्रदेश की शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को बिगड़ने नहीं दूंगा। नूह की घटना के हर एक अपराधी को कानून के माध्यम से उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और वहां हुए हर एक नुकसान की भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी और उन्हीं से उसकी वसूली भी करवाई जाएगी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने नूह की घटना को लेकर हरियाणा सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। मायावती ने कहा कि हरियाणा में सांप्रदायिक दंगों का भड़कना, फिर इसका गुरुग्राम और अन्य क्षेत्रों में बिना रोक टोक फैलना और हिंसा में अनेक लोगों के हताहत होने के साथ ही धार्मिक स्थल समेत लोगों की संपत्तियों की भारी हानि से साबित होता है कि मणिपुर की तरह ही हरियाणा राज्य में भी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। BSP प्रमुख ने कहा कि खुफिया तंत्र का निष्क्रिय होना काफी दुर्भाग्यपूर्ण है और चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का दावा है कि विहिप और इसके अन्य सहयोगी संगठनों की यात्रा पर पथराव से हिंसा शुरू हुई। इससे साफ है कि हरियाणा सरकार उस जुलूस को पूरी तरह सुरक्षा देने में असफल रही। उन्होंने कहा, अगर राज्य सरकार प्रस्तावित यात्रा जुलूस को सुरक्षा नहीं दे सकती है तो सरकार ऐसे आयोजनों को अनुमति ही क्यों देती है।
जबकि खुफिया तंत्र और शासन प्रशासन को इस मामले को लेकर काफी चुस्त दुरुस्त होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि इससे राज्य सरकार की नीयत और मंशा पर काफी सवाल उठता है। गुड़गांव के भाजपा सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राव इंद्रजीत सिंह का कहना है कि किसने हथियार दिए उनको इस जुलूस में ले जाने के लिए। जुलूस में कोई तलवार लेके जाता है क्या? लाठी डंडे लेके जाता है जुलूस के लिए। उन्हें हथियार किसने दिए? तलवार या लाठियां लेकर जुलूस में कौन जाता है? ये गलत है। इस तरफ से भी उकसावे की कार्रवाई हुई है। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दूसरी तरफ से कोई उकसावे की कार्रवाई नहीं हुई। इंद्रजीत सिंह ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में ये सारे आरोप लगाए। केंद्रीय मंत्री ने लड़कों के बीच एक छोटी सी लड़ाई को भी जिम्मेदार ठहराया, जिन्होंने एक दूसरे पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। इस चिंगारी ने आग लगा दी। बता दें, आरएसएस से जुड़े संगठन विश्व हिंदू परिषद ने सोमवार को धार्मिक यात्रा निकाली, जिसे मेवात के नूह से गुजरना था। यात्रा जब नूह पहुंची तो वहां भयानक हिंसा हुई। इस हिंसा में अभी तक कम से कम 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि है। ये हिंसा गुड़गांव तक फैली। एक धर्मगुरु की हत्या गुड़गांव के धर्मस्थल में की गई। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पुलिस बल अपर्याप्त होने का एहसास होने के बाद उन्होंने नूह में केंद्रीय बल भेजने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय गृह मंत्रालय से संपर्क किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट लोगों में नकारात्मक सोच पैदा कर रही है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नूह में आयोजित बीएचपी की जलाभिषेक यात्रा पर कहा कि यात्रा के आयोजकों ने पूरा ब्यौरा प्रशासन को नहीं दिया था कि कितने लोग आएंगे। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना हुई। मैं सबसे यही आग्रह करूंगा कि शांति बनाए रखें। दुष्यंत चौटाला से मोनू मानेसर और मामेन खान पर सवाल पूछा गया तो वो बोले, दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जो भी लोग हैं जो इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जहां वो किसी भी पार्टी से हो या किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ हो। जिसने उकसाया है और डिजिटली जिसके सबूत मिले हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। दुष्यंत चौटाला कहते हैं, हमारे प्रदेश के इतिहास में आज तक ऐसी घटना नहीं हुई। इस घटना के पीछे जो लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग तरह के इनपुट्स मिले हैं। पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर हिंसा पर संसद में बयान देंगे, इसके जल्द आसार नहीं नजर आ रहे हैं। विपक्षी दलों की इस मांग के बीच ही राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ ने बुधवार को कहा कि वो पीएम मोदी को सदन में रहने का निर्देश नहीं दे सकते और ना ही देंगे, क्योंकि किसी भी अन्य सांसद की तरह प्रधानमंत्री का ये विशेष अधिकार है। इसको लेकर विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। उधर लोकसभा में भी इसी मुद्दे को लेकर लगातार हंगामा होता रहा और सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। दिल्ली में सेवा को नियंत्रण करने वाला विधेयक भी पास नहीं हो सका, जिसे मंगलवार को पेश किया गया था। मणिपुर में करीब 3 महीने से जारी हिंसा में 14,000 से अधिक स्कूली बच्चे अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं, जिससे उनकी पढ़ाई पर असर पड़ा है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि इन विस्थापित बच्चों में 93% को नजदीक के स्कूल में दाखिला दिया गया है। उन्होंने कहा कि मणिपुर के मौजूदा हालात की वजह से कुल 14,763 स्कूली बच्चे विस्थापित हुए हैं। उन्होंने कहा कि एडमिशन प्रक्रिया में मदद के लिए हर राहत कैंप में एक नोडल अफसर की तैनाती की गई है। बता दें, 3 मई को शुरू से हुई इस हिंसा में अब तक 160 से अधिक लोगों की जान गई है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। इस पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। यह पीठ अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर कुल 23 याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इस दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह ऐतिहासिक है, क्योंकि इस मामले की सुनवाई शुरू करने में आपके आधिपत्य को 5 साल लग गए और 5 साल से जम्मू कश्मीर में कोई प्रतिनिधि सरकार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये भी ऐतिहासिक होगा, क्योंकि आपके आधिपत्य को संविधान के अनुच्छेद 356 की व्याख्या करनी होगी, एक अनुच्छेद जो लोकतंत्र को बहाल करने का प्रयास करता है और लोकतंत्र को कैसे नष्ट कर दिया गया है। कपिल सिब्बल ने कहा, ये कई मायनों में ऐतिहासिक क्षण है। ये अदालत इस बात का परीक्षण करेगी कि 5 अगस्त 2019 को इतिहास को क्यों उछाला गया। उन्होंने कहा, क्या संसद द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोकतंत्र के अनुरूप थी? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की उम्मीदों को दबाया जा सकता है? यह अनुच्छेद जो लोकतंत्र को बहाल करने की मांग करता था, उसे खत्म कर दिया गया, और क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों की इच्छा को इस तरह से चुप कराया जा सकता है? पिछले 5 सालों से जम्मू कश्मीर में कोई प्रतिनिधि लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र को बहाल करने की आड़ में हमने लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है।
बता दें, अनुच्छेद 370 पर सुनवाई कर रही इस बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल दूसरे नंबर के वरिष्ठ जज हैं। इसी वर्ष 25 दिसंबर को रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 370 पर 25 दिसंबर तक अपना फैसला सुना सकता है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब तेजी से सुनवाई करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज इंडिया गठबंधन के 31 सदस्य राष्ट्रपति महोदया से मिले। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जो घटनाएं घट रही हैं, वहां इंडिया गठबंधन का डेलीगेशन गया था। इंडिया गठबंधन के डेलीगेशन ने मणिपुर में जो देखा उसे राष्ट्रपति महोदया के सामने रखा। हमने उन्हें बताया कि राहत शिविरों में लोगों को समय पर राशन और दवा भी नहीं मिल पा रही है। मणिपुर को लेकर हमने राष्ट्रपति महोदया को एक मेमोरेंडम भी सौंपा है। खड़गे ने कहा कि उन्होंने हमें मेमोरेंडम के बारे में सोचने का आश्वासन दिया है। खड़गे ने कहा कि सरकार हमें सदन में बोलने नहीं दे रही है, मेरे माइक को तुरंत बंद कर दिया जाता है। ये सरकार ना संविधान को बचाना चाहती है और ना ही संविधान के उसूलों पर चलना चाहती है। इसलिए हम एक होकर मजबूती के साथ लड़ेंगे। अभिनेता और प्रोड्यूसर अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली फिल्म OMG 2 के ट्रेलर की रिलीज को टाल दिया है। इस फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज होने वाला था, लेकिन अब इसे कल रिलीज किया जाएगा। अक्षय कुमार ने बॉलीवुड के आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के निधन पर दुख जाहिर करते हुए जानकारी दी। देसाई का शव आज उनके रायगढ़ स्थित स्टूडियो में मिला था। पुलिस को शक है कि उन्होंने आत्महत्या की है। अक्षय कुमार ने ट्विटर पर लिखा, नितिन देसाई के निधन के बारे में जानकर हैरानी की हद तक दुख हुआ है। प्रोडक्शन डिजाइन के मामले में वो बेहद कद्दावर थे और हमारे सिनेमा जगत का अहम हिस्सा थे। उन्होंने मेरी कई फिल्मों में योगदान दिया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।